हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एएलपी सीबीटी टू आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एसआई में जिस टाइप के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये बोल रहा है आपका जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये आपका ब्रेक होता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। बी है आपका H2 प्लस Cl2 आपका HCl बनाता है, HCl गैस। और सी है आपका AgCl, ये Ag प्लस Cl2 में ब्रेक होता है। और सी बोल रहा है यहाँ पे कि H2O ब्रेक होता है H2 प्लस O2 में। ठीक है, तो ये आप कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, कौन सा है जो आपका एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को आप हीट देते हो। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन वो रिएक्शंस होते हैं जिसको हीट देने से डिकम्पोज होते हैं, मतलब टूटते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है, उत्पाद में। तो ये हमारा कौन सा है आपका, तो जिंक कार्बोनेट है, जिसको हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए सही है। ठीक है, बी आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है इसको समझे। ठीक है, क्योंकि ये आपका H2 प्लस Cl2 कंबाइन होकर HCl बना रहा है, ये कंबाइनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन नहीं है। ठीक है, सी भी आपका क्या इनकरेक्ट है, क्योंकि ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ना। ये डिकम्पोज तो होता है, टूटता है Ag प्लस Cl2 में, लेकिन कैसे टूटता है आपका लाइट पड़ने से पड़ती है ना, टूटता है। ये डिफ्यूज लाइट पड़े या सन की लाइट जैसे भी पड़े, ठीक है, तो अब जाकर के ये क्या होता है कि Ag प्लस Cl2 में टूटता है। ठीक है, और H2O जो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन है ना, तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन ये नहीं है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब ये आपका H2 प्लस O2 में टूटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है आपका, जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो आपका एक जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करोगे आप जब आप पोटेशियम आयोडाइड को KI को ऐड करोगे किस में, तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में KI को। ठीक है, KI को किस में ऐड कर रहे हैं आप, इसको ऐड कर रहे हैं AgNO3 के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व होगा, क्या चीज़ फॉर्म होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन बोल रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म। बी बोला जा रहा है सिल्वर आयोडाइड इज AgI इज सोल्यूबल इन वाटर। बी बोला सी है आपका नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। और डी है आपका येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड फॉर्म होता है ना। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पोटेशियम के साथ में नाइट्रेट आपका अटैच हो जाएगा तो KNO3 बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, AgI बनेगा। ठीक है, तो आपका सिल्वर आयोडाइड बनेगा। ये आपका कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, तो येलो कलर का बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। ये जो आपके चार हैं जिसमें आपका किसमें आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ये बोला जा रहा है जिप्सम, बी है आपका वॉशिंग सोडा, और सी है ब्लू विट्रोल, और डी है आपका सोडियम बेकिंग सोडा। कौन सा सही आंसर होगा, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए हमें कैसे पता करेंगे, तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तब होगा ये। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, 2H2O। ठीक है, तो इसमें तो वाटर के आपके मॉलिक्यूल आ गए दो। ठीक है, दो वाटर के मॉलिक्यूल आ गए एक कैल्शियम सल्फेट के कंपाउंड के साथ में, तो इसमें तो आपका वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तब ये क्रिस्टल फॉर्म में आएगा। क्रिस्टल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड अवस्था। ठीक है, तो सॉलिड अवस्था में आपका ये इसके दो H2O के मॉलिक्यूल होते हैं। वॉशिंग सोडा में भी आपका क्या होता है, 10 इसमें आपका वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको भी याद रख लेंगे आप। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इंटू डॉट में आपका 10H2O। ठीक है, H2O ये होती है ना। तो इसमें भी H2O है क्रिस्टलाइज होने के लिए, मतलब कि इसको सॉलिड अवस्था में सॉल्ट फॉर्म में आपको मिलने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका ब्लू विट्रोल में भी होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स। बेकिंग सोडा में सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आप देख ले तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हो उसको, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हो। ठीक है, NaCO3। ठीक है, इसमें कहीं पे भी आपका H2O मॉलिक्यूल्स अलग से नहीं अटैच होता है। ठीक है, ये बिना H2O मॉलिक्यूल का ही आपका क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, इसलिए इसको विदाउट आपका बोला जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन विदाउट कंटेनिंग एनी वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू
वैन यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सी है कि वो आपका सही स्टेटमेंट है वो बताना है, ठीक है। वैन HCl इज पास्ड थ्रू वाटर, जब आपको क्या करते हो HCl को वाटर में पास करते हो, मतलब कि HCl को वाटर में मिलाते हो, तो ठीक है। ये बोल रहा है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, कि HCl जो है आयोनाइज नहीं होगा सॉल्यूशन में एज इट कंटेन द कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड होती हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ पे कि इट आयोनाइजेज इन द सॉल्यूशन, ये आयोनाइज हो जाता है सॉल्यूशन में, ठीक है। जो H2O का जो सॉल्यूशन में HCl को डाले हैं उसमें ये आयोनाइज हो जाएगा। सी बोल रहा है क्या, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोक्साइल आयन इन द सॉल्यूशन। आपका थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों ही बनेंगे, ठीक है। और डी बोल रहा है इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन्स इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कंबाइनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। कि ये आपका जब पानी में डालोगे HCl के तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, क्यों, क्योंकि H+ आयन जो होगा वो आपका H2O के साथ में कंबाइन करके H3O+ बनाएगा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बोला गया है आपका 3 and 4, और बी है आपका 2 and 4, और सी है 3rd ओनली, और डी है आपका 1 ओनली। कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, 2 and 4 करेक्ट स्टेटमेंट है ना। मतलब जब आप क्या करते हो H2O में आप क्या करते हो HCl को डालते हो, है ना। HCl को डालोगे तो ये क्या हो जाता है, HCl ना ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये कैसे ब्रेक होता है, तो H+ और Cl में ये टूट जाता है, ठीक है, Cl- में टूट जाता है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 2, इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये आपका अगेन क्या करता है कि H+ आयन जो है वो वाटर के साथ में कंबाइन करता है, H2O के साथ में कंबाइन करता है ये, और क्या बनाता है, तो H3O+ बनाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो यह हाइड्रोनियम आयन बनाता है ना, तो इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन्स इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कंबाइनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन आयन ने क्या किया, ये कंबाइन हो गया और क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन बनाया, ठीक है। तो ये हमारा दोनों ही ऑप्शंस आपका 2 and 4 करेक्ट हैं, जो कि बी में आपका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मर्क्यूरी एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो कौन सा एलॉय है जिसमें आपका एक कंस्टिट्यूएंट क्या है, मर्क्यूरी यूज किया जाता है। ए बोल रहा है जिंक एमलगम, बी है आपका सॉल्ट, सी है आपका एल्निको, और डी है स्टेनलेस स्टील। कौन सा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, जिंक एमलगम है ना। तो एमलगम में कोई सा भी एमलगम हो उसमें आपका मर्क्यूरी रहता ही है एक कंस्टिट्यूएंट, है ना। तो पूछा भी जाता है कौन सा आपका मर्क्यूरी का कंस्टिट्यूएंट है, तो जहाँ पे भी एमलगम दिख गया ना समझ जाए कि उसमें आपका क्या है कि उस एलॉय में आपका एक कंस्टिट्यूएंट मर्क्यूरी है, ठीक है। तो ये जिंक एमलगम हमारा ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, इनमें से आपका चार यहाँ पे आपके रिएक्टेंट दिए गए हैं, तो किन में केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा और किन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है मैग्नीशियम सल्फेट और लेड का रिएक्शन करवाते हैं, बी आपका जिंक सल्फेट और आयरन का रिएक्शन, और सी आपका कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन, और डी है मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन का। कौन सा यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये क्या बनाएगा, तो FeSO4 बना देगा, ठीक है, और कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। जो इसका कलर चेंज भी हो जाता है, कलर भी पूछा जाता है, तो यह पहले कैसा होता है, ब्लू कलर में होता है, लेकिन जब आपका यहाँ पे आयरन सल्फेट बनता है तो आयरन सल्फेट का कलर आपका ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसको याद रखना है कि इसमें से सिर्फ आपका ये रिएक्शंस प्रोसीड होगी। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा पावरफुल वाला ज़्यादा रिएक्टिव क्या करेगा, कम पावरफुल वाले को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अदर वाले जितने भी ऑप्शन हैं उनमें देखिए मैग्नीशियम जो है वो लेड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि ये जो लेड है ना वो मैग्नीशियम को इसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है ना। तो कमज़ोर है तो क्या करेगा, अधिक पावरफुल वाले को वहाँ से उसके सॉल्ट से तो हटा नहीं पाएगा, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट से मैग्नीशियम को हटा नहीं पाएगा। ऐसा ही सेकेंड ऑप्शन में भी है, जिंक जो होता है आयरन से ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, इसलिए जिंक सल्फेट को में से आपका आयरन जो है जिंक को नहीं हटा पाएगा, ठीक है, और जिंक आयरन सल्फेट नहीं बना पाएगा, ठीक है। और यही केस आपका डी में भी हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है इसमें मैग्नीशियम है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए आयरन जो है मैग्नीशियम को हटा करके ये आयरन सल्फेट नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है पेंटेन हैज अ मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ C5H12, इट हैज 16 कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए, बी है आपका 17 कोवेलेंट बॉन्ड, और सी है आपका 12 कोवेलेंट बॉन्ड, एंड डी है आपका 5 कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा,
C5H12 में टोटल कोवेलेंट बॉन्ड की नंबर्स कितनी होती हैं, तो ये 16 होती हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितनी है, तो 16। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट है। इसका हम स्ट्रक्चर बना के थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो पेंटेन के लिए टोटल आपका पेंटिक वर्ड क्या होता है, 5 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे आप 5 कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से अरेंज कर लें, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इनके जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उनको दे दें, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ऊपर नीचे यहाँ नीचे, ठीक है, नीचे सारे कार्बन्स को कुछ इस टाइप से इनके हाइड्रोजन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। और इनकी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एक कार्बन की कितनी होनी चाहिए, तो टोटल आपके 4 होने चाहिए, ठीक है। कुछ इस टाइप से करेंगे तो टोटल हाइड्रोजन कितने यूज हो गए हैं, 12। ऊपर में 4, नीचे आपका सॉरी ऊपर में 5, नीचे 5 और दोनों साइड में एक एक, ठीक है। तो टोटल हाइड्रोजन आपका 12 यूज हो गए हैं, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने हैं, आपका 5 हो गया। तो ये पेंटेन का आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करें तो कितना है, तो पहला कार्बन कार्बन के बीच में ही काउंट करें तो कार्बन के बीच में आपका एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, 2 3 4 4 तो आपका कार्बन कार्बन के बीच हो गया, ठीक है। और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ में काउंट करें तो कितना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1, तो 4 तो पहले से थे। अब ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 16 बॉन्ड बन रहे हैं ना, 16 कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये कौन सा में था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन होमोलॉगस सीरीज है, ठीक है। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलॉगस सीरीज का जो है कि पहला मेंबर कौन होता है, ए बोल रहा है प्रोपाइन, बी आपका इथाइन, सी है मीथेन और डी है इथिन। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, इथाइन। क्योंकि आपका मिथाइन तो बनी मीथेन तो आपका क्या है, एल्केन मेंबर होता है, ठीक है। ये एल्काइन के लिए बोलना है। एल्काइन किसके लिए होता है, तो आपका आयन जो वर्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसके लिए रिफ्लेक्ट करता है ना। तो एल्काइन के लिए आपका पहला आपका जो मेंबर कौन हो सकता है, तो 2 कार्बन लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो है कि एक एक हाइड्रोजन दोनों को अटैच कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इथाइन, ठीक है। 2 कार्बन, एक कार्बन तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। 3 कार्बन लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मेंबर बताना है, वो तो दूसरा मेंबर हो जाएगा। पहला मेंबर आपका क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, है ना, 2 कार्बन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। इनमें से सही आपका जो है ना एटॉमिक रेडियाई का, एटॉमिक रेडियस का बढ़ता क्रम कौन सा बता रहा है, ठीक है। ए बोल रहा है ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, बी है आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सी है नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड डी है आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन। कौन सा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, सही ऑर्डर है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर का, इंक्रीजिंग रेडियस का, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। और इसका फ्लोरीन का 9 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करें तो आपका ऑक्सीजन को क्या रखेंगे, 2 और 6 रखेंगे, और फ्लोरीन को क्या रखेंगे, 2 और 7 रखेंगे, और इसको नाइट्रोजन को क्या रखेंगे, 2 और 5 रखेंगे, ठीक है। इनमें से जिसका भी बाहर का ऑर्बिट में कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है, उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो देख लें कि आपका किसका, आपका और जिसका बाहर के ऑर्बिट में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसका साइज छोटा होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन का जो एटम है उसके ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बाहर के ऑर्बिट में कितना है, 7 है, सबसे ज़्यादा, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन पहले आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बी में है, ठीक है। उसके बाद में किसका है, तो 6 आपका किस ऑक्सीजन का है, तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 5 किसका है, तो ये आपका नाइट्रोजन का है ना। मतलब क्या होगा, जितने कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, उतना ज़्यादा वो उसका रेडियस बड़ा होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी अप्लीकेबल, ठीक है। कौन से एलिमेंट तो है ना कि ऑक्टेव का जो लॉ है वो अप्लीकेबल पाया गया। ए बोला गया पोटेशियम, बी है कोबाल्ट, सी है कैल्शियम और डी है ऑक्सीजन। कौन सा सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वो आपका कौन सा है, कैल्शियम है, ठीक है। तो कैल्शियम तक जो है आपका ये जो ऑक्टेव लॉ जो था वो आपका अप्लीकेबल था, है ना, ऑक्टेव रूल। बट इसमें कैल्शियम के बाद में ये क्या होता है कि ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो कैल्शियम हमारा इसका सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये वीडियोज आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।